Hello friend, let's discuss UP Triple SC PET एग्जाम दैट वाज हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2021। ये 2 घंटे का एग्जाम था 100 मार्क्स का और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। ये सेट नंबर ए है जिसमें से हम जीएस के 30 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उनके क्या आंसर थे और कैसे उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। लेट स्टार्ट। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। देखो, यदि हम शेरशाह सूरी की बात करें तो शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा है 1540 से 1545 ईस्वी का, और अकबर का 1556 से 1605। कैसे रहा? देखो, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ, इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया। उसके बाद उनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं, कामरान, हिंडाल और अक्सरी, ये 4 बेटे थे, जिसमें से कामरान को ये काबुल, लाहौर मिला था और दिल्ली का शासन मिला था हुमायूं को। तो हुमायूं 22 वर्ष की अवस्था में शासन पर बैठा और हुमायूं ने 1530 से 1540 तक पहले शासन किया। इसमें 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम था फरीद खां। और बाद में 1540 ईस्वी के बिलग्राम के युद्ध में, जो कन्नौज का युद्ध था, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हरा दिया और इस बार हुमायूं भाग गया और हुमायूं ईरान चला गया, जहां उसने शाह के यहाँ शरण ली। जो सफविद डायनेस्टी थी, उसकी मदद से उसने फिर से आक्रमण किया था 1555 ईस्वी में और फिर से दिल्ली को रिगेन किया था। इसी बीच क्या होता है कि 1540 में शेरशाह सूरी बना, 1545 ईस्वी में कालेंजर के युद्ध में एक बम फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 है। अकबर, फिर उसके बाद क्या होता है, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 13 वर्ष का अकबर गद्दी पर बैठता है बैरम खां के संरक्षण में, और आते ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमू के साथ लड़ा गया, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई और इस तरह से अकबर का राज्यारोहण हुआ। और ये स्टार्ट हुआ आपको 1556 ईस्वी से। 1560 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है। उसके बाद जहांगीर आता है, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब चलता है क्रम। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली सल्तनत में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया है। ये कारा का गवर्नर था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी हत्या ली थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने और ये इसलिए फेमस है, इसका एक वो था, मलिक काफूर इसके साथ था, जो दक्षिण भारत की विजयों में जिसका काफ़ी योगदान रहा है। और इल्तुतमिश आपका गुलाम वंश से था। ये 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा है। क्या रहा है कि देखो, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1210 से 1211। फिर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, जो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और उसके बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये सब आते हैं। तो इसमें सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले आपका इल्तुतमिश आएगा। इल्तुतमिश के बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी, मतलब सेकंड, ये थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? देखो, शिवाजी का जन्म शिवनेर में 1630 ईस्वी में हुआ था और इनका 1674 में राज्यारोहण हुआ था और 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, शिवाजी की। अच्छा, अगर हम बात करें संत तुकाराम का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और 1685 ईस्वी तक रहे। तो यानी कि यही 1630 में उनका जन्म हुआ, तो 20 साल तक ये समकालीन रहे हैं संत तुकाराम शिवाजी के। चैतन्य बात करें, चैतन्य इनके भी गुरु थे, तो इनके पीछे हो गए। नामदेव, ये आपका 13वीं सेंचुरी में थे, 1270 से 1385 ईस्वी तक। फिर शंकराचार्य, इनको हम 700 से 785 तक मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होंगे संत तुकाराम, मतलब इनका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वरकरी संप्रदाय से थे। जो संत तुकाराम है, वरकरी संप्रदाय से थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। देखो पहले गवर्नर बने थे आपके लॉर्ड क्लाइव, जो 1757 में था। फिर उसके बाद क्या होता है, 1772 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर बना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वारेन हेस्टिंग्स को 1773 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कि मतलब जैसे पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। बंगाल, कलकत्ता और बॉम्बे, तो तीनों को समान समान अधिकार थे। लेकिन इससे यहाँ से क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब उसकी पावर को ज़्यादा बढ़ा दिया इन कंपेरिजन टू प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता एंड बॉम्बे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता संबंधित है। जो चरक संहिता है ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। ये आपका 200 BC के आसपास एक लिखी हुई किताब है जिसे चरक ने लिखा है और जो आयुर्वेद पर आधारित है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलिंग युद्ध। देखो कलिंग युद्ध हुआ था आपका, ये आपका अशोक ने लड़ा था 261 BC में, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 269 BC में इनका राज्यारोहण हुआ था। उसके बाद इन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात को देखने के बाद इन्होंने उपगुप्त की दीक्षा लेते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अच्छा, शक संवत की शुरुआत आपका 78 ईस्वी में हुई थी, सही बात है। 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। आई थिंक 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू होता है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था सऊदी अरेबिया में। और औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी, ये गलत है। देखो जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और अहमदनगर में हुई थी। देखो क्या है कि कालक्रम क्या है, बाबर 1526 से 1530, फिर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब, दारा, मुराद और सूजा। इनमें से औरंगजेब विजयी हुआ समूहगढ़ के युद्ध में। तो इसने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने सिखों के 9वें गुरु हरगोविंद जी की भी हत्या भी करवाई थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यही एक मैच नहीं है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में थी, ये गलत है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध नेता, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हम आपका दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस की 1886 ईस्वी में अध्यक्षता की थी और उसके बाद 2 बार और अध्यक्षता की थी। तो लगभग टोटल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। पहले वो पुणे में होना था, लेकिन प्रेग के कारण बॉम्बे में शिफ्ट किया गया गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और AOU ने स्थापना की। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, उसके बाद दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो 2 होम रूल लीग आपका, एक होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने आप स्टार्ट किया था पहले, ये अप्रैल में, फिर एनी बेसेंट ने इसको सितंबर में स्टार्ट किया। तो ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक जिन्हें विंसेंट चिरोल ने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला था। और 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने मराठा और केसरी नाम के समाचार पत्र भी निकाले थे। मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। और इन्होंने ही ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। और एनी बेसेंट आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किया था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्संग समाज। जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। पहले 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और आत्मीय सभा ये 1828 ईस्वी में ही ब्रह्म समाज बन गई तथा 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा का अंत कराया। यदि रामकृष्ण मिशन की बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में वेल्लूर मठ में की थी। रामकृष्ण मिशन जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, ये विवेकानंद जी के गुरु थे। अच्छा, यदि आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बॉम्बे में की थी।
और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास। जो सत्यशोधक समाज है, सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा फुले ने की थी। अगर इनकी बात करें के श्रीधरलू नायडू, के श्रीधरलू नायडू ने केशव चंद्र सेन जब एक बार वहाँ विजिट किए थे तो उन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। फिर श्रीधरलू नायडू कोलकाता आए थे, फिर से जब ये वापस साउथ में गए थे तो इन्होंने उसको ब्रह्म समाज और साउदर्न इंडिया बोला था वेद समाज को। तो वेद समाज की स्थापना की थी श्रीधरलू नायडू ने। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना की है राजा राम मोहन राय ने, तो ए का है 3, तो बी सी डी होगा। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है आपका स्वामी विवेकानंद ने, मतलब बी का 1, 3 1। अच्छा, बी और सी में से। फिर आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब सी का 2, 3 1 2। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया है? जो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। देखो, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद हुई थी। क्रिप्स मिशन आया था कि भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। उससे पहले कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी। तो ये जो ऑप्शन है इसमें होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से स्थापित दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? देखो, इस पद का प्रस्ताव बाद में ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो मार्च 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखो, जो 1938 का हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर त्रिपुरी संकट हुआ। त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने अपने एक अनुयायी उनको मैदान में उतारा, वो थे पट्टाभी सीतारामैया और इधर थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र, इन दोनों की रेस में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इसे गांधी जी ने एज अपनी व्यक्तिगत हार लिया। जिसके बाद जब इन्होंने व्यक्तिगत हार लिया तो एक गुट का निर्माण हो गया जो सुभाष से अलग रह रहा था। इसे देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को 1939 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अच्छा, जो जे.बी. कृपलानी है ये भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि 1940 से 46 तक रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, और उसके बाद 47-48 में जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपका चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी पर, इसके अलावा और सलाल है, बगलिहार और डलहस्ती, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और स्थित हैं। और चिनाब नदी ये आपका जम्मू कश्मीर की एक नदी है और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है सलाल बिजली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंत विषुव कब होता है? जो बसंत विषुव है, वर्नल इक्विनॉक्स, ये आपका 20 या 21 मार्च को होता है। और में एक देखो ऑटम इक्विनॉक्स होता है, वो होता है 23 सितंबर को। विंटर जो सोलिस्टिस होता है वो आपका 22 दिसंबर को होता है। और जून वाला जो समर सोलिस्टिस है वो आपका 21 जून को होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान की जो खेतड़ी परियोजना है ये आपका कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और जो खेतड़ी टाउन है यहाँ पास में, ये एक राजा खेत सिंह होते हैं जिनके नाम पर पड़ा है। खेतड़ी टाउन का जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, HCL के द्वारा। और ये खेतड़ी परियोजना ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है जो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये लार्जेस्ट हैबिटेट है। और आसाम में 5 या 6 नेशनल पार्क स्थित हैं इसके अलावा भी। अभी चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी को हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं? देखो, हिमालय तंत्र की नदियाँ जैसे इसमें से आपका गंगा है जो
उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक ब्रह्मपुत्र, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में एंटर करती है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और ये जो यू टर्न लेती है वो वहाँ से लेती है, नामचा बरवा से। अच्छा, ये अगर यदि इसकी बात करें, कावेरी ये ताला कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज में वेस्टर्न घाट से निकलती है कर्नाटका में, तो वहाँ तो हिमालय है नहीं, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा, तो ये गया। अच्छा, यदि गोदावरी की बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, जो दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, ये शायद त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो गोदावरी नदी भी नहीं है दक्षिण भारत, तो चौथा भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो जो हिमालयन रिवर हैं ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर का क्या अर्थ होता है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब होता है जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वो कितनी ब्याज ले रहा है। बैंक रेट का मतलब ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय दी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, और जो अभी जो बैंक रेट है वो 4.25 के आसपास है। जैसे रेपो रेट आपका 4 है, बैंक रेट 4.25 है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साक्षरजन पर क्या असर होगा। देखो, यदि वो सीआरआर को घटा देगी, सीआरआर घटा देगी यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई के पास कम मनी रखेंगे, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा लेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। इसका मतलब उनसे जो क्रेडिट क्रिएशन है, जो साक्षरजन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा लोन ले पाएंगे। तो इसका क्या होगा, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं सीआरआर और ये क्रेडिट क्रिएशन। यदि सीआरआर को आपको घटा रहे हैं तो यानी कि साक्षरजन बढ़ेगी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस कैश रिजर्व रेशियो देन इस क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना होता है। और जो समाजवादी है उसमें सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, जिसका उद्देश्य समाज का वेलफेयर होता है। एक क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। जो 100 रुपये के नोट हैं ये आपका भारत के जो आरबीआई है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्तांतरित होंगे। और जो 1 रुपये का नोट होता है, जो 1 रुपये का नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इश्यू किया जाता है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि उसके अलावा कोई भी नोट है उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। FEMA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। तो देखो, जो फेमा है, फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक लॉ है जिसको इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ने 1999 में। पहले फेरा था, फेरा को रिप्लेस करके फेमा आया है। फेमा का उद्देश्य है कि ये जो फॉरेन इंडियन बॉर्डर के अक्रॉस जो फॉरेन करेंसी होती है उसको रेगुलेट करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में सम्मिलित है? जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये आपका राज्य सूची में शामिल है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई 3 तरह की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर राज्य कानून बनाएगा, यूनियन लिस्ट पर सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार, और कनकरेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान के 40वें आर्टिकल के अंतर्गत है और 36 से 50-51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो मूल अधिकार हैं वो 14 से 30 तक हैं, 14 से 35 तक हैं। आर्टिकल नंबर 14 to 35 भाई, जिसमें 14 टू राइट टू इक्वलिटी है, फिर राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजन है, ये सब हैं। तो जो पंचायती राज सिस्टम है ये अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 द स्टेट शैल टेक steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, वो किससे संबंधित है? जो शिक्षा का मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 21 में आता है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 इंसर्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें शिक्षा का अधिकार आता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार है कि उसमें 6 से 14 साल के आयु वर्ग के लोगों को
फ्री और कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट इन आर्टिकल 21A। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान सभा में 13 सितंबर 1946 को। देखो, संविधान सभा का गठन 9 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष। फिर उसके बाद जो अगली सभा हुई 11 सितंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में शायद 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था। अच्छा, जो बी आर अम्बेडकर थे, ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो अल्पसंख्यकों के हित आपका अनुच्छेद 29 में है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अनुच्छेद 21 में तो है ना, ये तो राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है। अनुच्छेद 24 वो बलात्श्रम से संबंधित है, और अनुच्छेद 29 माइनॉर अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ठोस चालक में जो धारावाहक है में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो करंट है, करंट इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 27वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है कि प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कैल्शियम से CaSO4 है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने का सोडा होता है, और सोडियम क्लोराइड ये नमक होता है। अच्छा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है। जो 18 कैरेट सोना है इसमें 75% होता है आपका जो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, संतरे में बहुतायत में होता है। जो संतरा है, संतरे में बहुतायत में विटामिन C मिलती है। विटामिन C खट्टे फलों में मिलता है। तो ये हैं आपके GS के क्वेश्चन जो थे। एक और क्वेश्चन करते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि अंडर रूट समथिंग बाई 196 = 72/56। इसको कैसे करते हैं, इसको 4 से काट लो पहले तो। 18 चौक 72 और 14 चौका 56। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, और 14 का 196 है ही, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट होता। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू।